चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1। क्या चैप्टर का नाम है? जीवों में जनन। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जीवों में जनन क्यों होता है और जीवों में जनन किस लिए होता है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जनन क्या है, जनन क्या है, ये क्यों होता है और ये क्यों जरूरी है। जनन किसे कहते हैं? जैसे बोला जाता है, एकदम सिंपल डिफिनीशन है इसका जनन का। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। मतलब कि अपने समान, अपने हूबहू संतान उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग जनन कहते हैं। लेकिन जीव जनन क्यों करते हैं? जैसे पृथ्वी पर उस जीव की प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, वो जीव अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सभी जीव जनन करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि जनन किसे कहते हैं, जनन की क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जनन, जनन किसे कहते हैं? जनन वह प्रक्रिया है। क्या है? जनन वह प्रक्रिया है। जनन वह जैविक प्रक्रिया, जैविक वह जैविक प्रक्रिया है। वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही समान जीवों को जन्म देता है। क्या? जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। जैसे क्या है जनन? जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही समान जीवों को जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। और देखते हैं, जैसे नोट, इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों की प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना है, ताकि उसका अस्तित्व खत्म न हो। देखिए, जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही समान जीवों को जन्म देता है, उसे जनन कहते हैं। जनन क्यों करता है? तो इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर जीवों की प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना होता है, ताकि उसका अस्तित्व खत्म न हो सके। कोई भी जीव, जैसे मनुष्य जनन क्यों करता है? मनुष्य जनन क्यों करता है? क्योंकि इसका जो अस्तित्व पृथ्वी पर इसका अस्तित्व बना रहे, इसलिए वो जनन करता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं और इसके प्रकार। देखिए, और सिंपल डिफिनेशन में भी एक और परिभाषा, वो भी लिख ही लीजिए। जनन जैसे अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को
जनन कहते हैं, जनन कहते हैं। उतना बड़ा डिफिनेशन नहीं याद कर सकते तो ये भी याद कर सकते। अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और देखते हैं जनन के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। दूसरा लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जिसमें एक जनक भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन, जिसमें दो जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। पर दोस्तों लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जीवन अवधि को समझ लेते हैं। इसलिए चलिए देखते हैं थोड़ा सा जीवन अवधि क्या है, तब उसके बाद हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जैसे जीवन अवधि क्या है, जीवन अवधि क्या है और मृत्यु अनिवार्य, ये तो फिक्स ही है। तो सबसे पहले हम लोग जीवन अवधि के बारे में चलते हैं कि जीवन अवधि क्या है, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु में जो नेचुरल डेथ तक के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहलाती है। कोई भी जीव का जन्म हुआ, जैसे कौवा का जन्म हुआ, और उसकी जब तक एक प्राकृतिक मृत्यु न हो जाए तब तक के जो बीच की, जैसे जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु, क्या प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, जो जन्म लिया और उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु हुआ, उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं जनन अवधि। अब बताइए, कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है और तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। बताइए, ये दोनों का तो साइज सेम ही है, कौवा और तोता का साइज सेम ही, सिर्फ कलर डिफरेंस है। तो क्यों ये 15 वर्ष ही जीता और क्यों ये 140 वर्ष जीता है। एक सामान्य मनुष्य का भी जीवन काल होता है 100 वर्ष ही। एक अनुमान लगाया जाता है कि एक मनुष्य का जीवन काल 100 वर्ष ही तक होता है। लेकिन बताइए, जब एक जीव, दोनों का आकार सेम ही है, दोनों शाकाहारी है और दोनों का कलर ही डिफरेंस है और बोलने का भी तरीका डिफरेंस है बस, और लेकिन जो जीवन अवधि एक जीता है 15 वर्ष जीता है और एक 140 वर्ष जीता है। क्यों जीता है, इसलिए क्योंकि किसी का जीवन अवधि ये फिक्स नहीं किया गया है कि वो इतना ही वर्ष जिएगा। वो आकार पे डिपेंडेंट नहीं करता है कि कोई भी जीव का जीवन काल कितना होगा। जैसे एक तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह और एक हाथी का एक जीवन काल 65 वर्ष होता है और बरगद का पेड़ का जीवन काल 200 वर्ष तक होता है। चलिए दोस्तों, कुछ और जीव के जीवन काल देख लेते हैं। जैसे कहा जाता है, उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ क्लियर कर लेते हैं। जैसे इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, किसकी, जीवन अवधि, जीवन अवधि, अवधि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहते हैं। क्या जीवन अवधि कहते हैं, मतलब कि किसी भी जीव का जन्म हुआ, जैसे जन्म से उसकी एक प्राकृतिक मृत्यु हुई, प्राकृतिक मृत्यु हुई, तो जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु, वो जितना वर्ष जिया, वो 1 वर्ष जिए,
वो ये 150 वर्ष जिए या 15 वर्ष जिए या 100 वर्ष जिए, तो उसकी जो जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को ही क्या कहते हैं, उसके बीच के ही समय को जीवन अवधि कहा जाता है। क्या? जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों देखते हैं कहा जाता है क्या। चलिए कुछ चीज को हम लोग समझते हैं, जैसे नोट। क्या? नोट, NOTE, नोट। जैसे कहा जाता था कि एक कोश के जीव अमर होते हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। एक कोश के जीव अमर होते हैं। अब एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। हम लोग तो पढ़ते हैं कि जो भी जीव का जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगा, तो एक कोश के जीव जो अमर क्यों होते हैं उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि अमर क्यों होते हैं। जैसे एक कोश के जीव आपस में विभाजित हो जाते, जैसे एक कोश के जीव से ये देखिए अमीबा, ये क्या करते हैं, ये आपस में विभाजित हो जाते थे। एक कोश के जीव जो अमीबा है, जैसे अमीबा जो एक कोश के जीव जैसे अमीबा और जीवाणु जैसे एक कोश के जीव अपने ही प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही दो भागों में विभाजित, मतलब एक प्राकृतिक मृत्यु मतलब कि एक समय आने से पहले ही वो एक दूसरे में विभाजित हो जाते हैं और वो एक नए जीव के रूप में एक नए जीव, ये क्या हो गया, एक नए जीव में परिवर्तन हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक कोश के जीव अमर होते हैं। क्या कहते हैं कि एक कोश के जीव अमर होते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, जैसे देखिए क्या क्यों जीव अमर होते हैं, जो एक कोश के जीव होते हैं वो अमर क्यों होते हैं। देखिए ये आपस में एक जीव है, ये आपस में विभाजित होकर फिर एक नए जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक कोश के जीव को छोड़कर सभी जीव अमर नहीं होते, मतलब एक कोश के जीव अमर होते हैं। ये प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही दो भागों में विभाजित, जो एक प्राकृतिक मृत्यु होने वाली रहती है वो विखंडन की प्रक्रिया द्वारा ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। तो ये प्रक्रिया दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं कुछ जीव के जीवन अवधि के बारे में। जीवन अवधि जैसे तितली का जो जीवन अवधि है 1 से 2 सप्ताह। उसके बाद बिल्ली का कितना है, 35 से 40 वर्ष। उसके बाद मगरमच्छ यानी क्रोकोडाइल का है 60 वर्ष। जैसे कुत्ता का कितना है, 20 से 30 वर्ष। उसी तरह हाथी का 65 वर्ष, चील का 90 वर्ष, बंदर का 26 वर्ष, तोता का 140 वर्ष। ये भी क्वेश्चन है कि तोता का हमेशा पूछा जाता है, तोता का। कछुआ का 200 वर्ष। उसी तरह एक सिकोया का वृक्ष होता है, सिकोया का जो वृक्ष होता है वो 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है। क्या? सिकोया का वृक्ष, जो अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। कौन? सिकोया का वृक्ष। चलिए दोस्तों फिर हम लोग चलते हैं किसके तरफ। अब हम लोग जीवन अवधि के बारे में समझ लिए कि मतलब कि एक कोई भी जीव का जीवन
जैसे जीवन अवधि के बारे में क्या समझे, चलिए देखते हैं। एक बार रिवीजन भी हो जाना जरूरी है। जीवन अवधि किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। मतलब जीव का जन्म हुआ और उसकी प्राकृतिक मृत्यु, जैसे कोई भी जीव का जन्म हुआ, जैसे कौवा का जन्म हुआ और उसकी एक प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है, तो वो उस बीच का अवधि को ही जीवन अवधि कहा जाता है। तो उसको हम लोग काउंट करते हैं, जैसे 15 वर्ष। एक कौवा का जो जीवन काल होता है 15 वर्ष होता है। एक तोता का जो जीवन अवधि होता है 140 वर्ष होता है। जैसे तितली का 1 से 2 सप्ताह होता है, हाथी का 65 वर्ष होता है, बरगद का पेड़ का 200 वर्ष होता है। उसी तरह एक सिकोया का वृक्ष है, उसका 3000 से 4000 वर्ष तक होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं। और उसके बाद क्या क्या चला कि एक उसके जीव अमर क्यों होते हैं, जैसे अमीबा। मतलब कि इसकी प्राकृतिक मृत्यु होने से ही पहले ये आपस में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। उसी के लिए उसको मृत्यु नहीं हो पाती है, इसलिए कहा जाता है कि एक उसके जीव अमर होते हैं। और उसके बाद देखते हैं क्या क्या क्यों जीव अमर होते हैं। हाँ, एक उसके जीव जो मतलब एक प्राकृतिक मृत्यु से पहले आपस में विभाजित हो जाते हैं, उसी के कारण ये इसकी मृत्यु नहीं हो पाती है। चलिए देखते हैं। अब हम लोग कुछ जीव के जो जीवन अवधि देखते हैं, जैसे तितली का 1 से 2 सप्ताह, बिल्ली का 35 से 40 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, कुत्ता का 20 से 30 वर्ष होता है। उसी तरह चील का 90 वर्ष, 26 वर्ष किसका था दोस्तों? उसी तरह 26 जो बंदर का 26 वर्ष और तोता का 140 वर्ष होता है। उसी तरह अब देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। हम लोग चलते हैं किसके इधर, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में अब हम लोग चलते हैं कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं और लैंगिक जनन किसे कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे अलैंगिक जनन में एक जनक ही भाग लेते हैं। हम जब परिभाषा लिखाने से पहले ही बोल देते हैं कि इसमें एक जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यह बहुत ही तीव्र प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें एक क्लोन प्रक्रिया होता है, उसके बारे में हम लोग उसकी विशेष चर्चा देखेंगे। जो संतान आनुवंशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, उसी को क्लोन कहा जाता है। उसी तरह हम लोग आज देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। उसमें 2 जनक भाग लेते हैं, जैसे मेल और फीमेल, जैसे नर और मादा भाग लेते हैं। उसी प्रकार इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, तो इसमें अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है और इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अगर माता पिता का हाइट कम है तो उसकी संतान जो होगी, ये जरूरी नहीं कि उसका हाइट कम ही हो गया, वो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है। लेकिन अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतान होती है उसमें कोई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। जैसे हम लोग लहसुन का एक कली रोपते हैं तो एक लहसुन का कल ही निकलता है, तो उसी प्रक्रिया द्वारा जैसे अमीबा के देखिए आपस में विखंडित हो रहा है, तो फिर एक नए जीन, इसमें इसका गुण और इसका गुण सेम होगा, इसमें कोई विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है क्या, मतलब कि एक जीव जो नए जीव का निर्माण होता है उसमें बहुत सारी विभिन्नताएं आती है। इसी के लिए हम लोग देखते हैं आज क्या अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि अलैंगिक जनन क्या है, उसके बारे में, अलैंगिक जनन के कितने प्रकार है, उसी के बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अलैंगिक जनन के बारे में। क्या देखते हैं? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं कि उसकी क्या खासियत है, इसकी क्या विशेषता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है कि जिसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण या
संलयन नहीं होता है, नहीं होता है। आलिंगन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है या संलयन नहीं होता है। उसी तरह हम लोग जानेंगे, हम लोग जानने से पहले ही पता था कि इसमें एक ही जनक भाग लेते हैं और ये प्रक्रिया में क्या होता है, संलयन नहीं होता है और युग्मक का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इसमें दो जनक भाग ही नहीं लेते हैं कि संलयन की प्रक्रिया कहाँ से हो पाएगी। दो जनक रहेंगे तब ना आपस में संलयन करेंगे, इसमें तो एक ही जनक भाग लेते हैं, तो संलयन की प्रक्रिया इसी के द्वारा नहीं होती है, क्योंकि इसमें युग्मक का निर्माण भी नहीं हो पाता है। उसी के तरह देखते हैं कुछ और, जैसे नोट। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली संतान आनुवांशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है, बिल्कुल समान होती है, उसे क्लोन कहते हैं। इस प्रक्रिया में जो अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो उत्पन्न होने वाली संतान आनुवांशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है, उसे क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ये इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है? जो इसकी प्रमुख विशेषता, जैसे अब अगला नोट दीजिए, देखिए इसकी मुख्य विशेषता देखिए, सबसे पहली विशेषता क्या है? इसमें एक जनक भाग लेते हैं। जैसे एक जनक भाग लेते हैं, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होती है। और नंबर दूसरा क्या है? तीव्र प्रक्रिया। इसकी जो प्रक्रिया है, जो इसकी जनन की प्रक्रिया, तीव्र प्रक्रिया, इसकी जनन की प्रक्रिया क्या है? बहुत तीव्र है। इसमें जनन बहुत तेजी से होता है। नंबर तीसरा देखते हैं, इसका जो मुख्य विशेषता क्या है? समरूप संतान मतलब कि जो संतान उत्पन्न होगा, संतान अपने जनक के कार्बन कॉपी होते हैं। दोस्तों फिर देखते हैं, जैसे अलैंगिक जनन इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे में देख लेते हैं। जैसे में अमीबा हाइड्रा या प्लेनेरिया
इत्यादि ये अलैंगिक जनन के अंतर्गत आते हैं। इसकी अलैंगिक जनन की जो मुख्य विशेषता क्या है, इसमें एक जनक भाग लेते हैं, इसमें एक जनक भाग लेते हैं। यह बहुत ही तीव्र प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें समरूप संतान मतलब कि संतान अपने जनक के कार्बन कॉपी होते हैं। इसी के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे अमीबा, जैसे हाइड्रा, जैसे प्लेनिया, इसके एग्जाम्पल हो गए, किसके, अलैंगिक जनन के एग्जाम्पल हो गए। अब चलिए देखते हैं कि हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ लिए, पहले उसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। अलैंगिक जनन वह है जिसमें जीव केवल एक ही जनक भाग लेते हैं और इसमें युग्मक का निर्माण या संलयन नहीं होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली संतान आनुवंशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्लोन कहते हैं। अब देखते हैं इसकी जो अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या क्या है। इसकी मुख्य विशेषता, इसमें एक जनक भाग लेते हैं। इसकी जो जनन की प्रक्रिया है, इसमें जो जनन बहुत तेजी से होता है। इस समरूप संतान, इसकी जो संतान अपने जनक के कार्बन कॉपी होते हैं। जैसे अलैंगिक जनन के उदाहरण कौन कौन है, जैसे अमीबा, हाइड्रा, प्लिनेरिया, ईस्ट, मुकुलन इत्यादि इसके उदाहरण है। चलिए अब आगे देखते हैं अलैंगिक जनन के दोष क्या क्या है। अलैंगिक जनन के कुछ दोष हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे स्टार लगा दीजिए, अलैंगिक जनन के दोष। अलैंगिक जनन के दोष, अलैंगिक जनन के दोष, अलैंगिक जनन के दोष क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसमें एक जनक भाग लेते हैं। जैसे सबसे पहला दोष क्या है, इसमें एक जनक भाग लेते हैं। इसमें एक जनक भाग लेते हैं, इसमें एक जनक भाग लेते हैं। नंबर दूसरा दोष क्या है, इसमें युग्मक नहीं बनता है, नहीं बनते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। नंबर तीसरा में क्या है, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है, इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती है। इसमें नए संतान, चौथा, इसमें नए संतान आपस में समान होते हैं। अलैंगिक जनन के क्या क्या चीज़ का दोष है, इसके बारे में। जैसे अलैंगिक जनन के दोष, इसके क्या क्या दोष है, इसमें एक जनक भाग लेते हैं। सबसे पहला दोष है क्या, इसमें एक जनक भाग लेते हैं, इसमें युग्मक नहीं बनता। जब दो जनक है नहीं तो इसमें युग्मक कहाँ से बनेगा। इसमें निषेचन क्रिया नहीं होती, जब दो जनक होता है तब ना, जैसे मेल और फीमेल होता है तब ना निषेचन जाके होता है, तो इसमें निषेचन होता ही नहीं। इसमें नए संतान आपस में समान होते हैं, जो नए संतान है वो आपस में हूबहू जनक के समान होते हैं। अब हम लोग जानेंगे क्या, अलैंगिक जनन के प्रकार। क्या जानेंगे दोस्तों, अलैंगिक जनन के प्रकार। जैसे हम लोग जानेंगे अलैंगिक जनन के प्रकार, कि अलैंगिक जनन के क्या क्या प्रकार है। इसके 5 प्रकार होते हैं। देखिए पहला है क्या, विखंडन। क्या, विखंडन। दूसरा क्या है, मुकुलन। तीसरा क्या है, बीजाणु जनन। तीसरा क्या है, बीजाणु जनन। चौथा क्या है, कायिक जनन।
जनन। पांचवा क्या है? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। भवन। विखंडन, जो आपस में बढ़ जाते हैं। मुकुलन, जो शरीर से बाहर निकलता है और शरीर से अंदर। बीजाणु, ये चल बीजाणु होते हैं, ये अचल बीजाणु होते हैं। कायिक जनन, ये इसके द्वारा मतलब नए पौधे का निर्माण किया जाता है। पुनरुद्भव, जो आपस में जिसका मतलब एक अंग कट भी जाए, जैसे छिपकली का पूंछी कट भी जाता है तो वो फिर से रिप्लेस हो जाता है। किसके कारण? पुनरुद्भवन के कारण। उसी तरह आज हम लोग देखेंगे विखंडन। क्या क्या चीज देखेंगे? अलैंगिक जनन के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन? विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और कायिक जनन और पुनरुद्भवन। ये हो गए अलैंगिक जनन के प्रकार। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा विश्लेषण से किसका? विखंडन के बारे में। ये विखंडन क्या होता है? जैसे विखंडन क्या होता है उसी के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। विखंडन क्या होती है, विखंडन की क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि ये क्यों होता है, ये कौन से जीव में विखंडन होता है। जैसे विखंडन का कहा जाता है, शॉर्ट भाषा में थोड़ा सा बता देते हैं कि विखंडन क्या है। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। जो विखंडन क्या है? यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। और ये जनक की जिसमें एक कोशिका विभाजन होकर 2 या 2 से, जैसे एक कोशिका नहीं बोले, जैसे अमीबा की एक कोशिका विभाजित होके बहुत सारे कोशिका 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। तो ये किसके द्वारा होती है? ये किसके द्वारा होती है? ये विखंडन के द्वारा होती है। जैसे कोशिका विभाजन होने के बाद 2 या 2 से अधिक नए संतानों की उत्पत्ति करते हैं, उसे विखंडन कहते हैं। जैसे विखंडन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जैसे अमीबा, बहुत सुने होंगे, अमीबा। उसके बाद है पैरामीशियम, पैरामीशियम। उसके बाद युगलीना, क्या? लीना। ये सब किसके प्रकार है? ये विखंडन के द्वारा। ये विखंडन, जैसे पैरामीशियम, अमीबा, युगलीना, ये विखंडन के प्रकार हैं। इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे कि विखंडन क्या है, विखंडन की क्या प्रक्रिया। चलिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े उसको फिर से एक नज़र हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ को पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग आज पढ़े जनन के बारे में ना, तो जनन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लिए, तो थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जनन के बारे में हम लोग पढ़े कि जीव जनन क्यों करते हैं, इसकी क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने ही समान जीवों को जन्म देते हैं, उसे हम लोग जनन कहते हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य जो जनन जो की प्रक्रिया है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या? पृथ्वी पर जीवों की प्रजाति की निरंतरता को बनाए रखना, ताकि उसका अस्तित्व खत्म ना हो। जैसे मनुष्य अपनी पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए हुए है और इतनी जनसंख्या में आगे बढ़ती हुई है, इसलिए मनुष्य जनन करके अपनी जनसंख्या को बढ़ाते रहता है। उसके बाद देखें क्या? जनन अपने समान, जनन की एक और परिभाषा बताया क्या? जनन अपने समान उत्पन्न करने की, अपने समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। और उसके बाद क्या बताया? जनन के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जिसके बारे में अलैंगिक जनन के बारे में हम लोग कुछ जान चुके हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं उससे भी पहले क्या? जीवन अवधि के बारे में। जीवन अवधि क्या है? किसी जीव के जन्म से लेकर एक प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को क्या कहते हैं? जीवन अवधि कहते हैं। जैसे एक कौवा का जीवन काल 15 वर्ष होता है, तो तोता का जीवन काल 140 वर्ष, तितली का 1 से 2 सप्ताह, हाथी का 65 वर्ष और बरगद के पेड़ के 200 वर्ष जीवन काल होते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं जीवन काल किसे कहते हैं? किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। जैसे किसी भी जीव का जन्म हुआ और उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो गई, उसी चीज के बीच के समय को हम, जैसे वो 1 दिन जिए, चाहे 150 वर्ष जिए, चाहे 15 वर्ष जिए, चाहे 100 वर्ष जिए, उसकी जो एक जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय को हम लोग जीवन काल कहते हैं। अब हम लोग कहते हैं कि एक उसके जीव अमर होते हैं। अब कोई भी जीव जन्म लिया तो उसकी तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन हम लोग बोलते हैं कि एक उसके जीव अमर है। तो क्यों अमर है, कैसे अमर है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि क्योंकि एक उसके जीव वो एक प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही आपस 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं मरते हैं। इसलिए वो एक नए संतान को जन्म दे देते हैं, वो एक नए संतान में खुद ही समाहित हो जाते हैं। वो मरना नहीं मरना बात बराबर हो गया। चलिए देखते हैं, इसलिए बोला जाता है कि एक उसके जीव अमर होते हैं। उसी तरह कहा जाता है कि देखिए ये आपस में एक दूसरे से विभाजित, मतलब कि ये सबसे जो जीव है वो आपस में विभाजित होकर एक नए जीव में बदल गया। उसके क्या है? एक प्राकृतिक मृत्यु से पहले ही 2 भागों में विभाजित हो जाती है और उनका शरीर
मरता नहीं बल्कि बढ़ जाता है, आपस में दो भागों में बढ़ जाता है। क्या? एक उसके जीव को। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, कुछ जीव की जो जीवन अवधि क्या क्या है। जैसे कुछ जीव की जीवन अवधि क्या क्या है, जैसे तितली का 1 से 2 सप्ताह हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि तितली का जीवन काल कितना होता है। जैसे बिल्ली का 35 से 40 वर्ष होता है। उसी तरह मगरमच्छ का 60 वर्ष होता है, कुत्ता का 20 से 30 वर्ष होता है। और ये 90 वर्ष किसका देखे 90 वर्ष चील का होता है, 26 वर्ष बंदर का होता है और 140 वर्ष किसका होता है, 140 वर्ष होता है तोता का। उसी तरह कछुआ का 200 वर्ष होता है। एक सिकोया का जो वृक्ष है वो 3000 से 4000 वर्ष तक जीवित रहता है, वो अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। ये हो गया। और जैसे घोड़ा भी है, तो घोड़ा का मैक्सिमम कितना वर्ष जीता है घोड़ा?